चलो, लास्ट हम बात कर रहे थे माही नदी तंत्र, है ना। तो उसी के बारे में हम आगे बात करेंगे। ये अपन ने लास्ट जो है बांध के बारे में बात की शायद, है ना, कि माही पर जो बांध बने हुए वो कौन कौन से हैं। उसमें हमने एक बात की थी कि जो माही परियोजना है वह परियोजना गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है 55:45 की पार्टनरशिप में। और ये जो बात हम कर रहे थे उसमें हमने लिखा था बांध नंबर 1 जिसका नाम था माही बजाज सागर, जो आपके बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। और हमने लिखा था कि इससे हमने जो है जल प्राप्त करने के लिए कागदी पिकअप बांध का निर्माण किया। और कागदी पिकअप बांध से हमने निकाली 2 नहरें। एक नहर जो जा रही है बांसवाड़ा में आनंदपुरी भूकिया, और एक नहर जो जा रही है डूंगरपुर में बीकाबाई सागवाड़ा। यहां तक कल हमारी बात हो चुकी थी, ठीक है ना। हम इसी के आगे अपन बात आगे चालू करेंगे। कोर्स कब तक हो जाएगा? कोर्स हो जाएगा तुम्हारा, है ना, इस सप्ताह में हो जाएगा, नहीं तो एक दिन और मान लो ऊपर हो जाएगा इस सप्ताह में। कोशिश करते हैं इस सप्ताह, मतलब 3-4 दिन जो भी है क्लास है उसमें। अब अच्छा, पूछते वो साथी जो कभी कभी क्लास में आते हैं, बाकी नहीं पूछते हैं। अब अगर यहां से अपन चलते हैं आगे, जो हम बात कर रहे हैं माही नदी तंत्र के बारे में। और माही में हमने जो बांध पड़े थे उन बांधों में पहला हमने नाम पढ़ा है माही बजाज सागर। उसी के अंदर कुछ बातें ऐड करेंगे। माही बजाज सागर में ही हम जो है हम कुछ बातें ऐड करेंगे जो कल हमने लिख दी थी, उसको यहां लिखूंगा, है ना। पहला जो बांध हमने देखा था वो देखा था माही बजाज सागर। और जो माही बजाज सागर बांध है ये हम देख चुके हैं बांसवाड़ा में है। इसमें एक लाइन जोड़नी है, आप लोग जो है लिखना स्टार्ट कर सकते हैं इस बांध के अंदर ही। यह राज्य का सबसे लंबा बांध है। यह राज्य का सबसे लंबा बांध है। लंबाई 3109 मीटर। लंबाई 3109 मीटर। क्लियर सभी का? चलो, मीटर किलोमीटर कैसे हो सकता है? किलोमीटर संभव है क्या? भारत जो देश हमारा है उसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है। अगर ये बांध इतना लंबा होगा तो सोचो कहां से कहां जाएगा, है। तो ये किलोमीटर तो पॉसिबल ही नहीं, किसमें होगा? ये मीटर में होगा। तो जो बांध नंबर 1 था हमारा, उसमें हम एक बात और लिखेंगे कि जो हमने कल पार्टनरशिप की बात की थी वो पार्टनरशिप केवल और केवल जल की है। किसकी है? मतलब जितना पानी आएगा उसका कितना हिस्सा? 55 हिस्सा जो है वो कौन यूज करेगा? गुजरात। और कितना? 45 हम करेंगे। लेकिन इस बांध पर जो बिजली बनेगी उस पूरी बिजली का उपयोग राजस्थान करता है। तो लिखो नेक्स्ट लाइन में, इसी में यहां 140 मेगावाट, यहां 140 मेगावाट, यहां 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। यहां 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। 140 मेगावाट आपकी यहां पर जो है उत्पादन हो रहा है। और ध्यान रखना ये हम उपयोग कर रहे हैं राजस्थान। जो बाहर थे लंबे समय से उनको ध्यान रखना है कि ये लिखाया था मैंने कि जो माही बांध है, कल जो लिखवा रखा था उसी के आगे राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो वो माही बांध है। उसके बाद मैंने लिखवा दिया कि 140 मेगावाट यहां पर आपका बिजली का उत्पादन हो रहा है और हम कर रहे हैं इसका उपयोग। और कल मैंने बताया था कागदी पिकअप इसी का हिस्सा है, जहां से निकली आपने 2 नहरें, भीखाबाई और आनंदपुरी, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 2 बांध। और नंबर 2 बांध आपका है वो है कडाना बांध। और जो कडाना बांध है, यह कडाना बांध आपका
ध्यान रखिएगा, माही सागर कहां? जिला लगता है माही सागर, गुजरात। तो ये माही सागर गुजरात में स्थित है। नंबर जो 2 बांध है, वो बांध कौन सा है? माही सागर बांध है, जो आपका कहां आता है? गुजरात के अंदर आपका आता है, माही सागर जिले में आता है। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ेंगे। ये तो हो गए बांध, और बांध में इंपॉर्टेंट बांध हमारे लिए कौन सा? माही बजाज सागर सबसे लंबा बांध है, 16 गेट है, कागदी पिकअप सहायक है। ठीक है, और वहां से निकले अपने 2 नहरें। कल हमने इसके उपनाम भी देख लिए थे, लंबाई भी देख ली थी, सारी बातें हमने कल देख ली थी। अब हम चलेंगे सहायक नदियों पर। कहां जाएंगे? डालो नेक्स्ट बिंदु, माही। माही की सहायक नदियां, माही की सहायक नदियां। तो जो माही नदी है उसकी सहायक नदियां हमारे यहां कौन कौन सी है, उसकी हम बात यहां पे करते हैं। ठीक है, कल थोड़ा आप लोगों का ध्यान था नहीं, तो मैंने क्या है कि वो कल डायग्राम बनाया नहीं, तो मैंने आज के समय भी चेंज करवाया था। तो मैंने कहा कि यार हमारे साथी कुछ पलायन कर जाते हैं तो उनका नुकसान ना हो, तो उस चक्कर में मैंने क्लास को थोड़ा सा आगे कर दिया ताकि नुकसान ना हो। मतलब समझ रहे हो, अपन अपना कार्य पूरा कर रहे हैं, फिर नुकसान हो उसका कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो अब अगर जाओगे तो फिर पिछली जो क्लास है उनका भी नुकसान हो जाएगा, है ना। अब ध्यान रखना कि जो माही है वो एमपी से आ रही है और उल्टे यू आकार में बहते हुए गुजरात जा रही है। कहां जा रही है? इस डायग्राम को ध्यान समझना ताकि यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न निकलने की संभावना बनेगी। अब जो माही है ये हम देख रहे हैं कि सब एमपी से आ रही है, उद्गम लिखवा दिया, इसलिए लिखवाऊंगा नहीं। ठीक है, कहां जा रही है? राजस्थान जा रही है साहब। राजस्थान से कहां जा रही है? गुजरात। और गुजरात जाने के बाद में कहां गिर रही है? खंबात की खाड़ी। कल लिखवा रखा था, लिखवा दिया कल। अब जो खंबात की खाड़ी में गिर रही है उसमें भी एक स्थान है, हालांकि इतना डिटेल नहीं पढ़ते अपन, नाम है केम्बे की खाड़ी। क्या है? ये केम्बे की खाड़ी से गिरती है खंबात की खाड़ी में। तो खंबात की जो खाड़ी है उसी का एक छोटा भाग है जिसका नाम है केम्बे, तो उसी से ही आपकी कहां गिर रही है? खंबात की खाड़ी में। अब हम बात करते हैं कि जब नदी बह रही होती है तो इसके 2 किनारे होते हैं। कितने किनारे होते हैं? जैसे बीच की पट्टी है, खाली पट्टी, तो इधर एक किनारा हो गया, इधर एक किनारा। अब इन किनारों को हम कह रहे हैं दायां और बायां। क्या कह रहे हैं? पर अब हमको ये ध्यान रखना है कि कौन सा दायां कौन सा बायां। और कई बार जो है कि हम अगर मान लो इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी होते हैं कंफ्यूज, और हिंदी मीडियम के तो भी होते हैं कंफ्यूज। तो पहले तो ये देखें कि दायां बायां होता क्या है, और उसके बाद अपन जो है आगे बात करेंगे, है ना। तो आप लोग जो सभी हैं वो अपने अपने हाथों को थोड़ा सा ऐसे कर लो। हाँ, अरे बस ठीक, ओहो नहीं करना, ऐसे कर लो। ठीक है, कर लिया? ऐसे रहने देना। ठीक है, अपने सामने, आंखों के सामने, आंखों से ओझल मत होने देना। अभी जब आपने ऐसे किया तो एक हाथ पे बन रहा है ऐसे और एक हाथ पे बन रहा है ऐसे। अगर आप देखोगे तो अंग्रेजी का बी और अंग्रेजी का बन रहा है, नहीं बन रहा है? तो जिस हाथ पे तुम्हारे बन रहा है बी वो है बायां। क्या है वो? और जिस हाथ बन रहा है डी वो है दायां। तो दायां बायां क्लियर है? भूलोगे तो नहीं? ठीक। तो ये ऐसे बैठे हो तुम, यानी कि ये जो हाथ है, ये हाथ कौन सा है? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड क्या हो गया? और ये कोई आपत्ति? अब बात ये करनी है कि नदी का दायां और नदी का बायां कौन सा। तो पहली बात जानना कि जरूरी नहीं कि हर नदी का दायां बायां सेम हो, ये डिपेंड करेगा कि नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर जा रही है। मानचित्र पर अपना दिमाग लगा देना उस समय जब आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो। जैसे माही नदी जा रही है साहब, अब माही जो जा रही है इस माही का दायां और बायां कौन सा? तो माही यूं जा रही है, जैसे मैं खड़ा हूं वैसे जा रही है। तो जैसे मैं खड़ा हूं वैसे जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मेरा दायां है वो माही का और जो मेरा बायां है वो माही का। अब क्या होगा? अब ये होगा कि जो नदियां, जो सहायक नदियां आपके माही में इस किनारे से मिलेगी, ये क्या कहलाएगा? दाई किनारे से मिलने वाली नदियां। ठीक है, बात में आ रही है? अभी अपन पढ़ेंगे कौन सी नदी आ रही है। और जो नदियां आपकी मिलेगी इधर से आके, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी आपकी? वो कहलाएगी आपके बाएं किनारे की नदियां। कोई आपत्ति किसी की? चलो, तो दायां बायां हमारा क्लियर हो चुका है।
ठीक है, हालांकि ये दाया बाया तुम्हारे आगे काम आएगा, बनास में, चंबल में, लूनी में, वहां इंपोर्टेंट है। अब जो नदियां आपकी माही की सहायक है उनमें अगर हम देखें तो यहां पर ध्यान रखना कि एक नदी जो उदयपुर जिले से निकलती है, नाम है सोम। उद्गम में लिखवा दूंगा इसलिए मैं बना नहीं रहा हूं, ठीक है, उद्गम में लिखवाऊंगा आपको। सोम जो निकलती है वो निकलती है उदयपुर जिले से। कहां से निकलती है? और उदयपुर जिले से निकलती है तो खेरवाड़ा के निकट आपने इसके ऊपर बना दिया एक डैम। कहां बनाया? खेरवाड़ा के निकट गांव है कागदर और नदी है सोम, तो कहलाया ये डैम आपका सोम कागदर। क्या कहलाया? तो सोम कागदर बांध कहां है? उदयपुर जिले में। सोम कागदर बांध कहां है? उसके बाद में ये जाती है आपकी सलुम्बर। कहां जाएगी? और सलुम्बर जाती है डूंगरपुर, और जहां डूंगरपुर में इसके अंदर नदियां आकर मिलती है कमला और अंबा, और जहां पर इनका संगम हो रहा है वहां आपने बना दिया एक बांध जिसे कहते हैं सोम कमला अंबा। सोम कमला अंबा बांध के नाम से इसको जानते हैं, जो कि डूंगरपुर जिले का सबसे बड़ा बांध है। अब ये जो नदी आपकी सोम है, यह आपकी डूंगरपुर जिले के अंदर ही एक स्थान आता है बेणेश्वर, नवा टापरा एक स्थान है बेणेश्वर के निकट, वहां पर। तो मूल जो स्थान है वो बेणेश्वर है, वहां पर यह मिल जाती है आपके माही से। अब आपने ये पढ़ा है कि साहब बेणेश्वर के अंदर त्रिवेणी संगम होता है, हाँ या ना? मैं ये कह रहा हूं कि त्रिवेणी संगम नहीं होता। अब चूंकि हम पुराने समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो अगर मान लो एग्जामिनर को ध्यान नहीं है और वो पूछ ले तो मान लेना कि हाँ साहब ठीक है होता है, लेकिन वास्तविकता में संगम नहीं होता, क्योंकि संगम के लिए आप क्या कह रहे हो? त्रिवेणी। त्रिवेणी मतलब तीन धाराओं का संगम, और यहां क्या पढ़ते हो? सोम, माही और जाखम पढ़ते हो। तो माही दिख रही है, सोम दिख रही है, जाखम की बात भी कर लेते हैं। जाखम जो नदी है ये प्रतापगढ़ क्षेत्र से आती है। प्रतापगढ़ में इस पर आपने बनाया एक बांध, और उस बांध का नाम क्या है? जाखम बांध। विशेषता यह है कि राज्य का सबसे ऊंचा बांध इसे हम कहते हैं। कितना ऊंचा? 81 मीटर इसकी हाइट है, 81 मीटर ऊंचा है। अब यह जो नदी आपकी है यह प्रतापगढ़ से प्रवेश करती है डूंगरपुर में, और बेणेश्वर से पहले एक स्थान आता है बिलूड़ा। इस बिलूड़ा गांव में यह आपका मिल जाती है सोम से। अब आप खुद देख लो कि जब ये नदी पहले ही मिल गई किससे? सोम से, तो त्रिवेणी संगम कैसे होगा? नहीं होगा, ठीक है। लेकिन चूंकि पहले से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो अगर मान लो एग्जाम में दे दे कि भाई जो बेणेश्वर आपका स्थान है वहां पर नदियां कौन कौन से संगम बनाती है, तो तीनों के नाम लेना, सोम, माही और जाखम। पर वास्तविकता में संगम आपका नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है आपका यहां पर और हम बात करते हैं कि जो नदी हमारी माही है इस पर हमने एक डैम पढ़ा था। जैसे ही नदी एंटर करती है राजस्थान के अंदर, आपने बना दिया एक डैम जिसका नाम है माही बजाज सागर। और जो माही बजाज सागर है, इसी में मैंने कल एक कहानी सुनाई थी एक गांव की। वो गांव कौन सा था? खांदू गांव। तो ध्यान रखना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा कि माही के डूबत क्षेत्र में आने वाला गांव कौन सा है? तो खांदू गांव है, ठीक है। जब डैम बनाया गया तो ये गांव डूब गया। अब आगे बढ़ते हैं यहां से। नेक्स्ट जो हमारा काम आगे आएगा वो आ रहा है हमारे को नदियां पढ़नी। क्या पढ़नी है? जो नदियां हैं उनको पढ़नी है। उससे पहले एक डैम हम और देख लेते हैं जो गुजरात में है। जो कहां है? जो डैम आपका गुजरात में, उसका नाम बता दिया था मैंने, कडाना बांध। क्या बताया था? और कडाना बांध जो है उसका बैक वाटर, बैक मतलब पीछे, ये अगर फ्रंट साइड है डैम की, मानो दीवार है डैम की, तो पानी जो पूरा भाग पीछे वाला दिख रहा है इसे क्या बोलेंगे? बैक वाटर। तो इसका जो बैक वाटर है वो डूंगरपुर की सीमा पर लगता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दो बांध आपके हैं। और हमने क्या किया? हमने इस माही बांध से एक निकाली नदी, सॉरी नहर, और नहर निकालने के लिए हमने क्या किया? एक बनाया पिकअप बांध। और वो पिकअप बांध कौन सा है? कागदी पिकअप। और कागदी पिकअप से आपने निकाली दो नहरें, कल पढ़ चुके हो। एक जा रही डूंगरपुर, एक जा रही है बांसवाड़ा के अंदर, हाँ या ना? तो ये जो है आपका, ये है आपका कागदी पिकअप, ये है हमारा कागदी पिकअप बांध है, ठीक है। क्योंकि अगर मेन गेट को खोल दिया तो पानी कहां जाएगा? गुजरात।
तो हमने क्या किया, सहायक आपका जो है एक बांध बना दिया। ठीक है, तो यहां पर हम आगे आएंगे अभी चल के, पर पहले अभी हम जो है नदियों के बारे में बात करेंगे। तो डालो आप हेडिंग में माही की सहायक नदियां, डाल दी। और माही की सहायक नदियों में जो सबसे बड़ी नदी है वो है हमारी सोम। माही की सहायक में जो सबसे बड़ी नदी है उसका नाम है सोम नदी। तो लिखो सोम नदी। और सोम में हम सबसे पहले जाएंगे उद्गम पर। लिखे उद्गम। तो उद्गम के लिए पूछ सकता है सीधा ही आपसे कि किस पहाड़ी से, तो पहाड़ी का नाम है बिच्छा मेड़ा। तो लिखे उद्गम बिच्छा मेड़ा पहाड़ियां, बाबलवाड़ा, बाबलवाड़ा, उदयपुर। ये बाबलवाड़ा जो है ये खेरवाड़ा क्षेत्र में आता है। किसमें आता है? खेरवाड़ा क्षेत्र में आता है। और यहां पर जो जंगल है उस जंगल में जो पहाड़ी है उसका नाम क्या बता रहे हैं? बिच्छा मेड़ा। इससे नदी निकलती है। लिख दिया। नेक्स्ट लिखो यह उदयपुर, यह उदयपुर, सलुंबर, यह उदयपुर सलुंबर में बहते हुए, यह उदयपुर सलुंबर में बहते हुए डूंगरपुर में, डूंगरपुर में बेणेश्वर के निकट, डूंगरपुर में बेणेश्वर के निकट बेणेश्वर के निकट नवा टापरा, स्थान का नाम है नवा टापरा। नवा टापरा में माही से मिलती है। नवा टापरा में माही से मिलती है, माही से मिलती है। और ब्रैकेट बना देना, कोष्टक बना के लिखना, कोष्टक बना के लिखना। यहां सोम माही जाखम, यहां सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम, यहां सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम बताया जाता है। सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम बताया जाता है, बताया जाता है। इसी में कंटिन्यू करते लिखो ब्रैकेट के अंदर ही। पर वास्तव में त्रिवेणी संगम नहीं होता, पर वास्तव में त्रिवेणी संगम नहीं होता, क्योंकि, पर वास्तव में त्रिवेणी संगम नहीं होता क्योंकि जाखम सोम की सहायक है, क्योंकि जाखम सोम की सहायक है, क्योंकि जाखम सोम की सहायक है। यदि प्रश्न पूछ ले कि त्रिवेणी संगम किसका होता है बेणेश्वर में, तो तीनों का नाम ले लेना, सोम माही जाखम, क्योंकि पुराने एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है और वहां बताया हुआ है। ठीक है, ये तो अब सैटेलाइट से आप जो है डेटा प्राप्त कर रहे हो, इसलिए आपको पता लग रहा है सब संगम होता ही नहीं होता है। जब तक सैटेलाइट का डेटा नहीं था हमारे पास, हम हाँ कर रहे थे होता है ना, लेकिन अब चीजें चेंज हो रही है। लिख दिया आप लोगों ने। अगला लिखो सोम पर बने बांध, सोम पर बने बांध। और जो सोम पर बांध बने हैं उनमें पहला नाम लिखेंगे सोम कागदर, सोम कागदर बांध उदयपुर। कहां आता है यह? उदयपुर। सोम कागदर बांध उदयपुर। और दूसरा लिखें सोम कमला अंबा, सोम कमला अंबा बांध जो आता है आपके डूंगरपुर में, सोम कमला अंबा बांध डूंगरपुर। तो एक बांध सोम कागदर है जो उदयपुर के अंदर आपका आ रहा है, और एक बांध आपका है सोम कमला अंबा बांध जो कि डूंगरपुर में आ रहा है। जो सोम कमला अंबा है उसमें अपन दो बात लिखेंगे। देखो सोम कमला अंबा में यह सोम की सहायक,
सोम की सहायक नदियों, सोम की सहायक नदियों कमला व अंबा, कमला व अंबा तथा सोम के संगम पर बना है। कमलांबा तथा सोम के संगम पर बना है। यह सोम की सहायक नदियों कमला, अंबा तथा सोम के संगम पर बना है। यह डूंगरपुर का सबसे बड़ा बांध है। डूंगरपुर का सबसे बड़ा बांध है। कहां अटके? संगम बनाए। यह डूंगरपुर का सबसे बड़ा बांध है। बिगेस्ट डैम इन डूंगरपुर। तो डूंगरपुर का सबसे बड़ा बांध कौन सा अपना है? सोम, कमला, अंबा बांध। एक और लाइन जोड़ो, नेक्स्ट लिखो। ये तो होगी बांध की बात। लिखो सोम डूंगरपुर व सलुंबर के मध्य सीमा बनाती है। सोम डूंगरपुर व सलुंबर के मध्य सीमा बनाती है। सोम डूंगरपुर व सलुंबर के मध्य सीमा बनाती है। सोम डूंगरपुर व सलुंबर के मध्य सीमा बनाती है। बनाती है। नेक्स्ट लिखो। सोम की सहायक नदियां, जो बिंदु डालना आपको लिखना है, सोम की सहायक। अभी हम जो बात कर रहे थे माही की पढ़ रहे थे, और माही में जो नदी नंबर 1 आ रही है उसका नाम क्या बताया अपन ने? सोम। अब सोम खुद बड़ी नदी है तो उसकी सहायक नदियां आएगी। तो लिखो सोम की सहायक नदियां, सोम की सहायक नदियां। चले, तो जो सोम नदी हमारी है उसकी जो सहायक नदियां उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब जो सोम की सहायक नदियां हैं उनमें आप नंबर मत डालना, उसमें आप डालोगे ABCD। तो उसमें पहला लिखोगे ए बिंदु। सोम की सहायक नदियों में पहला जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं बिंदु नंबर ए। सोम की जो सहायक नदी है उसमें सबसे पहले लिखोगे ए पे कुंवारी ओब्लिक कोयल नदी। कुंवारी ओब्लिक कोयल नदी। ये नदियां जो छोटी है वो इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपके इसमें कल्चर और हिस्ट्री भी जुड़ी हुई है इन नदियों के साथ में। तो जो कुंवारी ओब्लिक कोयल नदी आपकी है, इसके किनारे पर आपका एक तीर्थ स्थान है, दुलेव कस्बा। जानते हो क्या बोलते हो इसको? ऋषभ देव। हालांकि नाम इसका केसरिया जी है। तो लिखें इसके किनारे दुलेव कस्बा ओब्लिक, दुलेव कस्बा ओब्लिक केसरिया जी ओब्लिक ऋषभ देव, ऋषभ देव स्थित है। दुलेव कस्बा ओब्लिक केसरिया जी ओब्लिक ऋषभ देव स्थित है। तो जैनियों के तीर्थंकर हैं आपके, और भगवान विष्णु का अवतार है। मूर्ति कैसी है? काले रंग की मूर्ति है, लेकिन केसर जिसे बोलते हैं चढ़ती है केसर। तो क्या बोला इनको? केसरिया जी। मूर्ति का रंग भले काला लेकिन चढ़ती केसर, ध्यान रखना। तो धुलेव कस्बा जो है आपका वो इसी नदी के किनारे आपका स्थित है, और फिर आगे बहते हुए यहीं पर आपकी क्या हो जाती है? मिल जाती है सोम से। अब लिखो बी पर गोमती। गोमती नदी कहां पढ़कर आए थे? गोमती राजसमंद और जयसमंद, दोनों अलग अलग नदी थी, लेकिन जो नदी गोमती यहां पड़ रही है वो जयसमंद वाली है। तो लिखो गोमती, और लिखो जयसमंद के भरने के बाद, जयसमंद के भरने के बाद, जयसमंद के भरने के बाद, भरने के बाद यह सोम से मिलती है। जयसमंद के भरने के बाद यह सोम से मिलती है। अब जो सोम के अंदर जो बड़ी सहायक नदी है उसका नाम लिखो सी पर जाखम। जाखम नदी जो कि महत्वपूर्ण नदी है आपके माही तंत्र में। और जाखम नदी में लिखोगे उद्गम। जाखम जो नदी है उसका उद्गम लिखेंगे भंवर माता पहाड़ियां।
और जो भंवर माता पहाड़ियां हैं ये कहां आती है? छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। लिखे उद्गम भंवर माता पहाड़ियां छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में भंवर माता का मंदिर है, पास की जो पहाड़ियां हैं वहां से नदी निकलती है। भंवर माता पहाड़ियां छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। लिखें प्रतापगढ़ के अनुपपुरा गांव के निकट, प्रतापगढ़ के अनुपपुरा गांव के निकट, इस पर जाखम बांध बना है। प्रतापगढ़ के अनुपपुरा गांव के निकट इस पर जाखम बांध बना है, जो राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। जो राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। ऊंचाई 81 मीटर, 81 मीटर, ऊंचाई 81 मीटर, ऊंचाई 81 मीटर, 81 मीटर इसकी हाइट है। नेक्स्ट देखो, जाखम डूंगरपुर में प्रवेश कर, जाखम डूंगरपुर में प्रवेश कर बिलुड़ा गांव, लिखवाया था मैंने, बिलुड़ा गांव जो बता रखा है मैंने, बिलुड़ा गांव के निकट सोम से मिलती है। जाखम डूंगरपुर में प्रवेश कर बिलुड़ा गांव के निकट सोम से मिलती है। सोम से मिलती है, सोम से मिलती है। नेक्स्ट देखो, जाखम की सहायक नदियां, जाखम की सहायक नदियां सीता माता और करमोई। तो जाखम जो नदी आपकी है उसकी सहायक जो नदियां हैं उनका नाम है सीता माता और करमोई। सीता माता और करमोई। एक लाइन और इसमें आप जोड़ लो, जो आपने डैम बना रखा है जाखम बांध, इससे पानी प्राप्त करना, इससे पानी प्राप्त करने के लिए भी एक सहायक आपने और निर्माण किया है, इसका नाम है नागरिया पिकअप। तो लिखो जाखम बांध से, जाखम बांध से सिंचाई जल प्राप्त करने के लिए, जाखम बांध से सिंचाई जल प्राप्त करने के लिए, सिंचाई जल प्राप्त करने के लिए, सिंचाई जल प्राप्त करने के लिए नागरिया पिकअप, नागरिया पिकअप बांध का निर्माण किया है। जाखम बांध से सिंचाई जल प्राप्त करने के लिए नागरिया पिकअप बांध का निर्माण किया है। नागरिया पिकअप बांध का निर्माण किया है। चलो अब लिखो नेक्स्ट, सहायक में लिखो डी में कमला, इनमें कोई विशेष बातें नहीं है, और ई में अंबा, ये सहायक नदियां हो गई आपके सोम की। और सहायक जो नदियां सोम की उसमें इंपोर्टेंट जो थी मैं लिखवा दी है मैंने आपको। जाखम इंपोर्टेंट एक तो है, गोमती है। अब चलते हैं यहां से आगे, हम वापस बात करेंगे जहां हम थे, और वो हम थे कहां पर? माही की सहायक नदियों में। तो नंबर 1 डाला सोम, अब डालो नंबर 2। नंबर 1 डाला था सोम, नंबर डालोगे अब आप 2, और 2 पे लिखोगे नदी का नाम ईरू। नदी का नाम आएगा ईरू। ईरू नदी, नदियां छोटी है तो इसमें सिंपल सिंपल प्रश्न बनते हैं, कोई विशेष बातें बनती नहीं है। लिखो इसमें ईरू। लिखो यह राज्य में माही से मिलने वाली, यह राज्य में माही से मिलने वाली सबसे पहली नदी है।
यह राज्य में माही से मिलने वाली सबसे पहली नदी है, सबसे पहली नदी है। तो जो डैम है उसके निकट मिल जाती है। इसमें एक लाइन जोड़ लो, यह बांसवाड़ा में माही से मिलती है। यह बांसवाड़ा में माही से मिलती है। यह बांसवाड़ा में माही से मिलती है। बांसवाड़ा में माही से मिलती है। नेक्स्ट लिखो नंबर 3 पर एराव। एराव वो लिखे एराव में, यह प्रतापगढ़ से निकलकर, यह प्रतापगढ़ से निकलकर, प्रतापगढ़ से निकलकर डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ से निकलकर डूंगरपुर में, डूंगरपुर में, डूंगरपुर में माही से मिलती है। डूंगरपुर में माही से मिलती है। माही से मिलती है। तो नदियां हम देख रहे हैं उसमें हमने बात कर ली है। कितनी नदियों के बारे में बात कर ली है? तो सोम के बाद में हमने देखा था एक नाम आया था ईरू, जो सबसे पहले मिलती है। फिर हमने देखा एराव को। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे मोरेन। नदी का नाम लिखो मोरेन। जिन नदियों को जोड़ दे रहा हूं इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो उसकी जैसे आवाज वाली नदियां हैं या सेम नाम की नदियां हैं। तो मोरे न जो है वो आपके माही तंत्र में है, और एक नदी आएगी मोरे ल जो बनास तंत्र में। तो मोरे न और मोरे ल, केवल न और ल का फर्क है। तो देखो मोरेन, और लिखो ये डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलती है। ये डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलती है। डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलती है। वह गलियाकोट में, वह गलियाकोट में माही से मिलती है। गलियाकोट में माही से मिलती है। और गलियाकोट आप लोगों ने पढ़ लिया होगा आर्ट एंड कल्चर में। गलियाकोट जो है वो बोरा समुदाय जो है उसका तीर्थ है। सैयद फखरुद्दीन की दरगाह है और रमकड़ा उद्योग यहां पर प्रसिद्ध है। गलियाकोट में माही से मिलती है। अगला लिखो नेक्स्ट, भादर नदी। भादर, भादर नदी इंटरनेट पे देखोगे तो भादर नदी आपको मिलेगी गुजरात में, लेकिन ये नदी निकलती भी राजस्थान से ही है। मिलेगी कहां पे? गुजरात में। लेकिन निकलती कहां से? देखो, यह डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलकर, यह डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलकर गुजरात में प्रवेश करती है। गुजरात में प्रवेश करती है तथा कडाना बांध के निकट, तथा कडाना बांध के निकट, कडाना बांध के निकट, कडाना बांध के निकट माही से मिलती है। कडाना बांध गुजरात के अंदर है, सबको पता है। माही से मिलती है। अगला नाम लिखो चाप नदी। चाप नदी को लिखो उद्गम कालिंजरा पहाड़ियां बांसवाड़ा। उद्गम कालिंजरा पहाड़ियां बांसवाड़ा। कालिंजरा पहाड़ियां बांसवाड़ा। कालिंजरा पहाड़ियां बांसवाड़ा। नेक्स्ट लिखेंगे, यह बांसवाड़ा में ही माही से मिलती है। यह बांसवाड़ा में ही माही से मिलती है। यह बांसवाड़ा में ही माही से मिलती है। अगला नाम आ रहा है, नदी का नाम है अनास। अनास और एक है बनास। तो ये अनास नदी है यहां पे।
और लिखें उद्गम आंबेर गांव पहाड़ियां एमपी। आंबेर गांव है, उसके निकट जो पहाड़ियां हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर है, आंबेर गांव पहाड़ियां एमपी। आंबेर गांव पहाड़ियां एमपी। नेक्स्ट इसी में लिखेंगे यह बांसवाड़ा में प्रवेश कर, यह बांसवाड़ा में प्रवेश कर आगे बहते हुए माही से मिलती है। बांसवाड़ा में प्रवेश कर आगे बहते हुए माही से मिलती है। इसी में लिखा है बांसवाड़ा में इस पर अनास परियोजना स्थित है। बांसवाड़ा में इस पर अनास परियोजना स्थित है। अनास परियोजना स्थित है। प्रश्न जब आते हैं सहायक नदियों से तो सीधे ही बात करता है कौन सी सहायक नदी नहीं है, और उस समय नाम जो दिख रहे हैं टेढ़े मेढ़े सब याद होने चाहिए, तब पता लगेगा कि सब ये सहायक नदी है या नहीं है। जिनमें इंपोर्टेंट बातें हैं वहां मैं मर्ज कर रहा हूं, जिनमें इंपोर्टेंट बातें नहीं है केवल उनके नाम लिखवा के उनका जो मिलन स्थल है वो लिखवा रहा हूं खाली। पर जहां ये लिखवा रहा हूं बातें हैं रामायण, वहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो सहायक नदी जो आपकी इसकी है अनास की, उसका नाम लिखते हैं हरण। पूछे हुए क्वेश्चन है सारे ये। एक बार किसी बड़े एग्जाम में, तुम्हारे जो एग्जाम उसमें नहीं, छोटे एग्जाम में नहीं, बड़े एग्जाम पूछा था हरण किस तंत्र की सहायक नदी है। अब आप सोचो हरण का कोई संबंध नहीं माही से, डायरेक्ट तो नहीं है ना, इनडायरेक्ट है। तो आप सोचो कि इतनी नदी जो सहायक नदी है उसकी भी सहायक नदी पूछ ली, तो ये जो है बड़े एग्जाम पूछ सकता है, लेकिन छोटे एग्जामों में यहां से प्रश्न पूछ सकता है जो दिख रहे हैं सामने से। तो जो आपका अनास इसकी सहायक नदी कौन सी है आपकी, हरण है। चले, तो ये अपनी बात हो चुकी है माही तंत्र के बारे में। डायग्राम लास्ट में बनाएंगे, और एक डायग्राम यहां समझ लेना कि ये मानचित्र पर बना हुआ डायग्राम जो आपको दिख रहा है बोर्ड पर, ठीक है। और यहां जो नदी आप देख रहे हैं माही नदी है, और ये माही नदी जब राजस्थान में प्रवेश कर रही है तो फिर ये आपका प्रवेश करके कहां जा रही है, बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा से फिर ये आगे बहते हुए डूंगरपुर, डूंगरपुर से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से डूंगरपुर, डूंगरपुर से आपका जा रही है गुजरात। और यहां पर आप जो है देख रहे हैं नदियां चाप, अनास, या तो नदियां आप देख रहे हैं सबसे पहले मिल रही है वो नाम है उसका ईरू। इधर से आप देखो जाखम आ रही है, लेकिन जाखम आके जा आ रही है, ये नदी सोम है। कौन है ये, सोम में जा रही है। तो जाखम जो जा रही है वो सोम में जा रही है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जाखम सहायक नदी किसकी, सोम की है। और सोम की सहायक नदी आप देख रहे हैं गोमती यहां आ रही है, जाखम यहां आ रही है। तो इस तरह से नदियों का मिलन आपका यहां हो रहा है। तो ये जो मैप है वो भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे यहां से। अब जो तंत्र हम पढ़ेंगे वो डाले आप हेडिंग में लूणी नदी तंत्र। लूणी नदी तंत्र, आधा पे छोड़ना वो तो ऑब्वियस सी बात है ना। लूणी नदी तंत्र, लूणी नदी तंत्र। लूणी नदी तंत्र। अब जो नदी आपकी लूणी है उसकी अगर हम बात करें तो पश्चिमी राजस्थान की ये सबसे बड़ी नदी है, ये हम सब जानते हैं, हम पढ़कर आए थे मरुस्थल के अंदर। और इस तंत्र में जो नदी नंबर 1 लिखोगे लूणी नदी, डालो आप हेडिंग लूणी नदी। लूणी नदी चित्र लास्ट में बनाएंगे अपन, इसे चित्र के लिए जैसे छोड़ देना। नदी जो लूणी आपकी है इसमें आप सबसे लिखेंगे उपनाम। लूणी के जो उपनाम है उनमें एक नाम है इसका लवणवती, क्योंकि जो क्षेत्र बालोतरा वाला है उसके आगे नदी हो जाती खारी। लवणवती। एक नाम इसको दे रखा है सागरमती, एक नाम दे रखा है सरगावती, सरगावती। एक नाम इसका है साकरी, और एक नाम है आदि मीठी आदि खारी। आदि मीठी व आदि खारी नदी। तो ये हो गए इसके उपनाम। एक विशेष व्यक्ति का नाम ध्यान रखना, नाम है कालिदास।
जानते हो इसको? कहां मिला? अभी तो नहीं मिला होगा, राजस्थान जीके में नहीं आता है, लेकिन इंडिया जीके में आपका आता है, पर कभी तो सुना होगा। कहां सुना कालिदास का नाम? सुना है, पर कहां सुना है वही तो पूछ रहा हूं। रामायण में सुना है कालिदास का नाम, वेरी गुड। और अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है इसने, ठीक है, वेरी गुड। अब आप इसको जो कहते हो, ये कहते हो कि ये आपके भारत का शेक्सपियर है, ये बोलते हो, पर यही तो दिक्कत है भारतीयों की, शेक्सपियर इसके नाखून के बराबर भी नहीं है। इसलिए नहीं है कि जब शेक्सपियर के आते पत्ते भी नहीं थे, जब उसके पूर्वज जब पत्ते पहन के घूम रहे होंगे उस समय, तब इसने ये सब बातें लिख दी है। और ये आज का नहीं, गुप्त काल का है। कब का है? ये गुप्त काल का राइटर है, गुप्त काल का आपका कवि लेखक सब है ये, ठीक है। इसकी रचनाएं आपकी बड़ी प्रसिद्ध है। और कहां गुप्त काल और कहां अंग्रेजों का समय। अब आप दिमाग लगा दो, जब गुप्त काल, जब भारत सभ्य था, तब वो असभ्य थे। इसलिए मैंने ये वर्ड यूज किया कि साहब वो उसके आते पता नहीं होंगे पूर्वजों के, तब उसने ये बातें लिख दी थी। और फिर भी क्योंकि हम जो हैं, जो इतिहास पढ़ रहे हैं, वो सब तोड़ मोड़ के हमको दिया हुआ इतिहास है। अब आप सोचो पहले कौन पैदा हुआ, ये हुआ कि वो हुआ? तो उसको बोलना चाहिए तू ब्रिटेन का कालिदास है। समझ में आ रही बात? पर क्या है, हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं कि ये व्यक्ति बहुत आपका प्रसिद्ध व्यक्ति है। और ये गुप्त काल में, और गुप्त काल भारत का सबसे स्वर्णिम काल अगर है इतिहास में, वो गुप्त काल है, सबसे स्वर्णिम। नवरत्न सुने आपने? सुने होंगे अकबर के काल में, विक्रमादित्य सेकंड जो है उसी के काल में आपके आ चुके थे नवरत्न, उसके काल में थे, वहां से कॉपी करके अपने दूसरे में आए हैं, ठीक है। तो वो ध्यान रखना, उस समय से आपके ये प्रसिद्ध है। और इसी व्यक्ति ने आपके लूणी को कहा है अंत सलीला, अंत सलीला कहा है। तो ध्यान रखना, लूणी को अंत सलीला किसने कहा? कालिदास ने लूणी के लिए क्या कहा? तो आप कहेंगे अंत सलीला। लिखें इसमें उपनाम फटाफट से। कुछ शेक्सपियर यहां भी हैं उनको नहीं पता लग रहा कि जो लूणी है, सॉरी आपका जो कालिदास है, वो इंपोर्टेंट है, भारत की कैरेक्टर है वो अपना। हाँ, लूणी अरब सागर के अंदर ही पढ़ रहे हैं अपन, जो साथी पूछ रहे हैं ऑनलाइन। 3 नंबर लिखा है सरगावती, सरगावती। चलो हो गया यहां तक सबका, आगे बढ़ो। अब लिखो उद्गम, लिखो उद्गम, और लिखे उद्गम में नाग पहाड़ अजमेर, नाग पहाड़ अजमेर से, लिखो उद्गम, नाग पहाड़ अजमेर से सरस्वती व सागरमती, सरस्वती व सागरमती दो धाराएं निकलती है, दो धाराएं निकलती है जो जो गोविंदगढ़, गोविंदगढ़, जो गोविंदगढ़ अजमेर में मिलती है, गोविंदगढ़ अजमेर में मिलती है, तथा लूणी की उत्पत्ति होती है, तथा लूणी की उत्पत्ति होती है, लूणी की उत्पत्ति होती है। तो मूल रूप से जो लूणी है, ये दो धाराओं के मिलने से उत्पन्न हो रही है। इसका उद्गम डायरेक्ट और पूछे नाग पहाड़ है, लेकिन नाग पहाड़ में भी क्या हो रहा है, दो धाराएं निकल रही है। और कहां मिल रही है? ये मिल रही है गोविंदगढ़ क्षेत्र में, उसके बाद हम इसको करें लूणी। बाकी यहां अलग अलग धाराएं, जैसे गंगा, अब गंगा निकलती कहां से? गंगोत्री से बोलते हैं, पर जो मूल गंगोत्री वहां से निकलती भागीरथी, क्या निकलती है? और एक नदी और आती, इसका नाम क्या है? अलकनंदा। जब दोनों मिलती है देवप्रयाग में, तब बोलते गंगा। वैसे ही यहां पर जो है गोविंदगढ़, उसके बाद इसको हम बोलते हैं लूणी। आगे लिखो, लिखो यह, नेक्स्ट लिखो यह अजमेर, अजमेर दक्षिणी नागौर, अजमेर दक्षिणी नागौर, दक्षिणी नागौर, अजमेर दक्षिणी नागौर
पाली, सॉरी ब्यावर, वर्तमान का ब्यावर, ब्यावर, जोधपुर, जोधपुर, बालोत्रा, बालोत्रा, बाड़मेर, बाड़मेर, जालोर, जालोर, झीलों में बहते हुए, झीलों में बहते हुए, जालोर झीलों में बहते हुए गुजरात में प्रवेश करती है, गुजरात में प्रवेश करती है तथा कच्छ के रण में समाप्त होती है, तथा कच्छ के रण में समाप्त होती है। कुल लंबाई, कुल लंबाई 495 किलोमीटर, 495, कुल लंबाई 495 किलोमीटर, 495 किलोमीटर, कुल लंबाई 495 किलोमीटर। राजस्थान में 350 किलोमीटर, राजस्थान में 350 किलोमीटर। और कोष्टक बना के लिख देना, कुछ आंकड़ों में 330 किलोमीटर, कोष्टक बना के लिखेंगे, कुछ आंकड़ों में 330 किलोमीटर। तो जो एक्चुअल दे रखा है वो 350 है आपका, पर कुछ जगह पे 332 भी आपका दिया हुआ है। हाँ 330। तो ये कहां जा रही है? ये जा रही है अजमेर से दक्षिण नागौर, फिर आपका जाती है ब्यावर। पहले जाती थी पाली में, लेकिन अब नहीं जाती। फिर ब्यावर के बाद में अब क्यों नहीं जाती? इसका रीजन ये है कि पाली से कुछ क्षेत्र आपने काट डाला है ब्यावर में, तो ये वो इलाका है जहां नदी पहले बहती थी। फिर जाती है जोधपुर, जोधपुर से आपकी जाएगी यह बालोतरा, फिर बाड़मेर, फिर जालोर, और अंत में जाएगी कच्छ के रण में। यानी कि ये समुद्र में नहीं गिर रही है, ये कहां खत्म हो रही है? अब बात ये आ रही है कि जब ये सतह पर ही समाप्त हो रही है, तो फिर इसको हमने अंत प्रवाह की नदी क्यों नहीं कहा? कोई बता सकता है? उद्गम राजस्थान से होगा समाप्त, लेकिन ऐसी नदी तो एक थी ना अपनी साबी, वही तो उद्गम राजस्थान से था और समाप्त हरियाणा में हो रही थी, फिर क्यों नहीं कहा? ऐसी नदी गग्गर थी। रीजन क्या है? पहले उसका स्थान वहां तक था। ओके, और कोई? आपने लिखी परिभाषा क्या लिखी है कि अंत प्रवाह की नदी वो होगी तो स्थल शुरू होकर स्थल में समाप्त हो जाएगी, न तो किसी सागर में गिरेगी और न ही किसी बड़ी नदी में मिलेगी। पर ये नदी खुद इतनी बड़ी है कि जो नदियां अन्य हैं वो इसमें आकर मिल रही है, तो ये तंत्र क्या हो गया? ऑटोमेटिक बड़ा हो गया। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? इसको अंत प्रवाह की नदी हम काउंट नहीं कर रहे हैं। ये ध्यान रखना, खुद अपने आप इतनी बड़ी नदी है कि जो अन्य नदियां आपकी है वो इसमें ला के जल डालती है। और एक और बात कि जब आपका ये नदी बहेगी उस समय क्या होगा? वर्षा काल। और वर्षा काल में जो है वो जो कच्छ का रण आपका है, वो जब वहां पानी पहुंचता है तो बन जाता है कच्छ का दलदल। क्या बन जाता है? तो अब उसका संपर्क समुद्र से हो रहा है आगे, है ना? तो ये हम जज नहीं कर पाएंगे कि सब ये नदी आगे से जा रही है नहीं जा रही है। हालांकि समाप्त तो पहले हो जाती है, लेकिन उस जगह पे क्या बन रहा है? दलदल आपका बन रहा है। तो एक कारण ये भी हो सकता है, पर मूल कारण क्या है कि नदी खुद इतनी बड़ी है कि जो नदियां छोटी नदियां हैं वो इसमें आकर मिलती है। आगे लिखो, क्या लिखा आपने? लंबाई लिख दी है। अगला लिखो नेक्स्ट। जोधपुर में इस पर क्या बना हुआ है? हाँ देखिए, जोधपुर में इस पर जसवंत सागर, जोधपुर में इस पर जसवंत सागर ब्रैकेट में करना पिचियाक बांध, जोधपुर में इस पर जसवंत सागर ब्रैकेट में करना पिचियाक बांध बना है। जोधपुर में इस पर जसवंत सागर ब्रैकेट में करना पिचियाक बांध बना है, पिचियाक बांध बना है। क्या बना हुआ है? पिचियाक बांध। किसमें बना हुआ है? आपके लूनी पर बना हुआ है, ये ध्यान रखना। कंप्लीट यहां तक सभी का। तो ये लूनी की हमने बात की है। अब हम चलेंगे लूनी की सहायक नदियों पर। बात वही आ रही है दायां और बायां, दायां और, तो डालो हेडिंग में लूनी की सहायक नदियां, लूनी की सहायक नदियां। ये जो मैप है, ये मैप आपका पुराना है, इसमें पाली आपको दिख रहा होगा, पर पाली को हम क्या मानेंगे? हम मानेंगे पाली को अपना ब्यावर। क्या मानेंगे?
तो पाली जो आपका क्षेत्र आपका दिख रहा है उसको आपको मानना है ब्यावर, और ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये इलाका इतना ही है। मैं इसको अलग से आपका जो है ऐड कर देता हूं यहां से, ताकि ये आपको ये समझ में आ जाए कि सब ये इलाका ब्यावर का है। तो ये ब्यावर का क्षेत्र है। मैंने ये कहा था कि दो धाराओं के मिलने से आपकी ये नदी बन रही है। तो ये आप यहां देखें, एक धारा, ये दूसरी धारा, और दोनों धाराओं के मिलने के बाद में ये नदी आपकी बहते हुए आगे जाएगी। जो जो जिले मैंने लिखवाए, इसमें ध्यान रखना कि बाड़मेर का कुछ क्षेत्र जो है उससे पहले बालोतरा बन चुका है, ठीक है। तो आपका यहां पर भी मैं एक मार्क कर देता हूं ताकि ध्यान रहे आपको कि ये इलाका बालोतरा का है। किसका इलाका है? ये बालोतरा का है। आपको केवल जिले याद रखने हैं, तो वो ज्यादा इंपोर्टेंट हमारे लिए। उसके बाद में जो नदियां इसमें आकर मिल रही है उसमें केवल एक नदी है जो इस किनारे से आ रही है। अब ये किनारा कौन सा है? अब ये दायां है कि बायां है? दिमाग लगाओ, नदी यूं जा रही है, दायां है। दायां वाले कौन कौन? दाएं वाले अधिकांश हैं। जो कहते हैं बायां है वे कौन कौन? कोई नहीं है, ठीक। बाकी जिनके हाथ ऊपर नहीं हुए हैं वो निर्दलीय हैं। फिर तो भाई दो ही हो सकते हैं, या तो दायां हो सकता है या बायां। तो नदी यूं जा रही, मैं खड़ा हूं इस तरह से, ये मेरा हाथ कौन सा है? दायां। यानी इस तरफ से जो आ रही नदी है कौन सी है? वो दाएं। यानी दाएं किनारे से केवल एक नदी मिलती है। कितनी मिलती है? और बाकी नदियां कहां से मिल रही है? बाएं से। जो आपकी नदी इसमें मिलती है दाएं किनारे से, उसका नाम क्या है? जोजड़ी। तो सहायक नदियों में नंबर 1 डालोगे आप हेडिंग में, जोजड़ी नदी लिखो। इसमें सहायक नदियों में नंबर 1 पर जोजड़ी नदी। सहायक नदियों में लिखेंगे जोजड़ी, और लिखें उद्गम। उद्गम पाडलू गांव नागौर। पाडलू गांव नागौर। पाडलू गांव नागौर। उद्गम कहां से हो रहा है? पाडलू गांव, जो कहां आता है? नागौर जिले में स्थित है। पाडलू गांव नागौर। नेक्स्ट लिखें, यह जोधपुर में जसवंत सागर के निकट जोधपुर में जसवंत सागर के निकट खेजड़ली खुर्द, स्थान का नाम क्या है? खेजड़ली खुर्द में लूणी से मिलती है। खेजड़ली खुर्द में लूणी से मिलती है। लूणी से मिलती है। नेक्स्ट लिखो, यह लूणी की एकमात्र सहायक नदी। यह लूणी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाएं किनारे से मिलती है। जो दाएं किनारे से मिलती है। जो दाएं किनारे से मिलती है। दाएं किनारे से मिलती है। दाएं किनारे से मिलती है। दाएं किनारे से मिलती है तथा जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता। तथा जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता। तथा जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता। क्लियर सभी का यहां तक? एक लाइन और जोड़ो इसमें, जोधपुर के सालावास से बोरा नाडा। सालावास से बोरा नाडा के मध्य। सालावास से बोरा नाडा के मध्य इस पर रिवर फ्रंट प्रस्तावित है। जोधपुर के सालावास से बोरा नाडा के मध्य इस पर रिवर फ्रंट प्रस्तावित है।
रिवर फ्रंट प्रस्तावित है। अब ये जो रिवर फ्रंट प्रस्तावित है, इसकी कहानी सुन लो। कहानी इसकी यह है कि जो प्रस्तावित जिन्होंने किया वो है हमारे पूर्व सीएम अशोक गहलोत। इन्होंने इस कार्यकाल में नहीं, इससे जो पूर्व कार्यकाल था उसमें ये कहा था कि हम इस पर एक रिवर फ्रंट बनाएंगे, और जब इस पर रिवर फ्रंट बनाएंगे तो हम बनाएंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस की तर्ज पर। पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे पर है, तो जैसा वहां बना हुआ वैसा बनाएंगे। तो वो कार्यकाल चला गया, सरकार चेंज हो गई, फिर वापस उनका कार्यकाल आया, फिर उन्होंने बोला इस पर रिवर फ्रंट बनाएंगे, और जो रिवर फ्रंट बनेगा वो बनेगा अहमदाबाद की तर्ज पर। जो अहमदाबाद आपका है वहां पर हम पढ़कर आए थे, नदी कौन सी है, साबरमती, उस पर रिवर फ्रंट है, तो वैसा रिवर फ्रंट हम बनाएंगे। फिर जो है कार्यकाल चला गया, सरकार चेंज हो गई है। अब अगर देखो भविष्य में अगर कुछ होता है तो हो सकता है वापस आए और वो कहते हैं कि हम रिवर फ्रंट बनाएंगे, और इस बार बनाएंगे चंबल की तर्ज पर। बन चुका है ना, पहले अंतरराष्ट्रीय था, फिर राष्ट्रीय हो गया, अब राज्य हो जाएगा, है ना, राजकीय अपना। तो ऐसा हो सकता है, तो एक सरकारी काम है, उसमें समय लगता है। देखो ऐसा है कि हर जो नदी है अपने आप में महत्वपूर्ण है, उसके पीछे कहानियां हैं, कोई ना कोई उसके पीछे बांध है, कोई ना कुछ किस्से हैं, और उनसे कई बार प्रश्न बन जाते हैं। लेकिन चूंकि हमारी जो क्षमता है, या तो क्षमता हमारी अच्छी नहीं है, इस वजह से वो मजा नहीं आ रहा है ना। फिर अपन केवल उस नोट्स को लिख रहे हैं हम खाली, ठीक है, इसको उतारें आप, और कल अपन जो है इस तंत्र को पूरा कर देंगे, फिर चलेंगे अपन बंगाली खाड़ी में। इसको लास्ट में बंद करना ना, सबका हो जाए इसके बाद।